वोट हमारा, राष्ट्र हमारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन इस पर ये विचार करने की जरूरत है कि हमारा वोट जा कहाँ रहा है और आज उनका चल क्यों रहा है। तो ये कि एक बार सत्ता में आसीन हो गया, हुक एंड पुक करके, सत्ता का दुरुपयोग करके, कैसे भी करके हमेशा उसको गति चाहिए, गति पे बना रहना चाहता है। यूनाइट नहीं होंगे, हम टिकट दूसरे लोगों से मांगते रहेंगे और हम ये भी कहते रहेंगे हमारी संख्या ज्यादा है, हमारा वोट ज्यादा है, वोट हमारा, राष्ट्र हमारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उस देश का सत्ता का संचालन अगर एक स्त्री के हाथ में आ जाए, करप्शन खत्म हो जाएगा, दुराचार खत्म हो जाएगा, अत्याचार खत्म हो जाएगा, इलेक्शन में बहुत ज्यादा बर्बाद होने वाला पैसा खत्म हो जाएगा, ये पूरा सिस्टम बदलेगा। हमारे देश की किसी भी महिला को गारंटी नहीं दी गई है कि हम आपकी सरकार सुरक्षा लेती है, कोई परिवार गारंटी नहीं देता है, कोई समाज गारंटी नहीं देता है। सत्ता का परिवर्तन होता रहेगा, सिस्टम जैसा का तैसा बना रहेगा और सिस्टम से लोग शोषित, पीड़ित, वंचित बने रहेंगे और शिकायतें करते रहेंगे। तो ये शिकायतें तभी खत्म होंगी जब आप खुद सत्ता में आसीन होंगे, स्ट्रेटजी बना के। फिर तो मैं पार्लियामेंट में बात करा करके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर तो पार्लियामेंट के बाहर से या पार्लियामेंट में ऐसा भी आएगा कि 10 साल 20 साल तक कोई पुरुष पावर में नहीं आ पाएगा अगर ये अवेयर हो गई, अगर ये जागरूक हो गई। एक व्यक्ति अगर एक खानदान में प्रधानमंत्री बना तो सदियों तक हमने पूछने की प्रथा बना ली, अगर कोई मुख्यमंत्री बना तो उसको पूछने की, हम व्यक्तिवादी हो गए, हम व्यक्ति की पूजा करने लगे और समाज को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, भूल गए। हमारी बेटियों को कोर्ट में मारा गया, कभी हमारी बेटियों को दहेज के लिए मार दिया जाता है, कभी उन बेटियों को स्कूल छुड़वा दिया जाता है और कभी जब वो बेटियां अपने हिताधिकार की बात करती हैं तो श्रद्धा वॉकर की तरह उस बेटी के पैसे टुकड़े कर दिए जाते हैं। उसको नीचे निगाह डाल के चलना मत सिखाना, उसको सीधा सच्चा बनना मत सिखाना, क्योंकि कोर्ट कचहरी में और राजनीति में भी चुनाव लड़ा जाता है। तो अगर जो स्त्री लड़ना नहीं सीखेगी वो राजनीति में क्या चुनाव लड़ेगी। मेरे गाँव की मैं पहली बेटी हूँ जिसको 8th क्लास के बाद पढ़ने की परमिशन मिली। सोचिए अगर मैं वो जिद नहीं करती, वो लड़ाई नहीं करती, मैं कल्पना नहीं कर सकती थी, ना तो मैं निर्भया को दृष्टि दिला पाती, ना श्रद्धा के लिए लड़ रही होती, ना अन्य बेटियों के लिए लड़ रही होती। यहाँ पर आमंत्रित किया और ऐसे मौके पर आमंत्रित किया जो मौका शायद इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले पहला विद्यालय नहीं बनाती, देश की पहली महिला प्रथम शिक्षिका नहीं बनती, तो शायद सीमा समृद्धि कुशवाहा आज आप लोगों के बीच नहीं होती। इसीलिए देश की क्रांति जगाने वाली, देश में शिक्षा की अलग जगाने वाली माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती के इस अवसर पर मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ में ही मंच पर आसीन हरियाणा राज्य के युवा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, नमन करती हूँ, सम्मान करती हूँ उनका। और साथ में ही मंच पर आसीन मेरे बहुत बड़े बुजुर्ग भाई, सभी लोगों का मैं व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं जानती हूँ और यहाँ पर नाम भी कुछ ऐसी राइटिंग में लिखे गए हैं कि मुझे पढ़ने में असुविधा हो रही है, तो आप सब लोग ये समझ लीजिए कि मैंने सभी का सम्मान कर दिया, सभी का मान रख लिया। साथ में ही हमारे दीर्घा में बैठे मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे भाई, और यहाँ पर करीब करीब उतनी ही संख्या में बैठी मेरी माताएं बहनें, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस कार्यक्रम में मुझे एक बात बहुत अच्छी लग रही है, जिसके लिए स्पेशली मैं दोबारा से फिर से एक बार पालाराम सैनी भाई का शुक्रिया अदा करती हूँ। 50% तो नहीं, लेकिन करीब करीब 40% की संख्या हमारी यहाँ माताएं बहनों की है। समाज जागरूक हो रहा है, हमारी माताएं बहनें अंतरिक्ष में पहुंच रही हैं, ओलंपिक में देश के बेटों के बराबर मेडल लेकर के आ रही हैं। लेकिन इस बात से मुझे हमेशा शिकायत रहती थी कि लोग जब भी कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो पुष्पा शाह सैनी मौर्य समाज का कार्यक्रम हो या देश की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यक्रम हो या किसी भी संस्था का कार्यक्रम हो, हमारी माताएं बहनें या तो सिंबॉलिक रूप में बुलाई जाती हैं या फिर उनकी संख्या नगण्य होती है, ना के बराबर होती है। और जब ये बातें मंच पर उठने लगी
कि देश की 50% आबादी जो कि वोट भी करती है, खेती किसानी भी करती है, घर में खाना भी बनाती है, बराबर श्रम करती है, लेकिन उसके श्रम का, उसकी भागीदारी का, उसके सहयोग का कोई मूल्यांकन नहीं किया जाता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बार जजमेंट दिया और कहा कि पत्नी को अपने पति की सैलरी पर बराबर उतना ही अधिकार है, क्योंकि अगर वो आपके घर में काम नहीं करती तो बाहर आप ना तो सत्ता का संचालन कर पाते, ना एडमिनिस्ट्रेशन चला पाते, ना बिजनेस कर पाते, ना स्कूल कॉलेज चला पाते। इसीलिए उसका मूल्यांकन जरूरी है, उसके श्रम का मूल्यांकन जरूरी है। क्योंकि आज मैं कोई यहाँ पर बहुत बड़ी पॉलिटिकल बात नहीं करूंगी, ये अवसर माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती का है। आप सभी लोग वाकिफ है अच्छे से कि इस देश में सामाजिक क्रांति के दूत महात्मा ज्योतिबा फुले जी, जिन्होंने की वो अलग महाराष्ट्र से जलाई शिक्षा की, सामाजिक समानता की अलग जगाई, इस देश में फैली कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने खुलकर आवाज उठाई। और उस समय में जब स्त्रियों को घर से बाहर निकलने का मौका नहीं दिया जाता था, चाहे वो इस देश की स्त्री किसी भी समाज वर्ग धर्म की हो, सिर्फ सैनी समाज की स्त्रियों की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ऐसी समाज की या मुस्लिम समाज की स्त्रियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस देश की 50% आबादी की बात कर रही हूँ, जिसको चार दीवारी के अंदर से घर से नहीं निकलने दिया। उस व्यक्ति ने, उस ऐसे महापुरुष माता सावित्रीबाई फुले जी को उस दौर में घर से बाहर निकाला और कहा आप शिक्षा लीजिए, विद्यालय बनाइए, बच्चियों को पढ़ाइए, क्योंकि किसी भी देश का भविष्य अगर उस देश की 50% आबादी जिसको आपने शिक्षित नहीं किया, जिसको आपने स्वतंत्रता नहीं दी, जिसको आपने समानता नहीं दी, वो देश कभी समृद्ध नहीं हो सकता है। और आज मैं ये बात कह रही हूं इस मंच से, हमारे देश को आजाद हुए करीब 70 साल हो गए। आज भी हम डेवलपिंग कंट्री है, हम डेवलप्ड कंट्री नहीं है, हम अभी विकासशील है, उस प्रोसेस में है। हम विकास हमने पूरा नहीं कर लिया। उसका जो सबसे बड़ा मुझे कारण समझ में आता है कि अभी भी स्टिल हम डेवलप्ड कंट्री बने हुए, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने अपने देश की स्त्रियों को वो स्वतंत्रता, वो आजादी अभी भी नहीं दी है। पूरे देश के अंदर ये हरियाणा राज्य से आपकी बेटियां सबसे ज्यादा ओलंपिक में मेडल लेकर के आती हैं, और वही जब मैंने झज्जर का रिपोर्ट पढ़ती हूं, जो सर्वे होता है जनसंख्या जनगणना 2011 की जनगणना उठा के देखी, उससे पहले की सेक्स रेशियो में सबसे कम हमारी बेटियों को कोर्ट में मारा गया। कभी हमारी बेटियों को दहेज के लिए मार दिया जाता है, कभी उन बेटियों को स्कूल छुड़वा दिया जाता है, और कभी जब वो बेटियां अपने हिताधिकार की बात करती हैं तो श्रद्धा वॉकर की तरह उस बेटी के पैसे टुकड़े कर दिए जाते हैं। ऐसे में हमने अपने देश की आज आबादी को कहां जगह दी है, ये सोचने और विचार करने वाली बात है। जब मैं किसी मंच पर जाती हूं, लोग मुझे सम्मान करते हैं, लोग कहते हैं, मेरे भाई कहते हैं, मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी सीमा समृद्धि पुष्पा जैसी वकालत करे, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट बने। तो मैं एक बात कहती हूं, अपनी बेटी को लड़ना सिखा दो, अपनी बेटी को भिड़ना सिखा दो, अपने बेटी को घर में ही बोलना सिखा दो, उसको नीचे निगाह डाल के चलना मत सिखाना, उसको सीधा सच्चा बनना मत सिखाना है। क्योंकि कोर्ट कचहरी में और राजनीति में भी चुनाव लड़ा जाता है, तो अगर जो स्त्री लड़ना नहीं सीखेगी वो राजनीति में क्या चुनाव लड़ेगी? लड़ सकती है अपने पति के पैसे से, लड़ सकती है अपने पति के संसाधनों से। जो बेटी आपको जिस बेटी को आपने घर में लड़ना नहीं सिखाया, कल वो अकेले निकलेगी, जब उसकी सुरक्षा का सवाल होगा, 4 लड़के सामने आएंगे, वो डर जाएगी, सहम जाएगी, अपनी आवाज नहीं उठा पाएगी। परिवार सबसे मजबूत कड़ी है इस देश के विकास के लिए, और उस परिवार को हमें सबसे पहले मजबूत करना है। अगर हमने अपने परिवार के बच्चों को मजबूत नहीं किया, उनको सही शिक्षा नहीं दी, अपने घर की स्त्रियों को मजबूत नहीं किया,
तो इस देश के अंदर निर्भया जैसे केस होते रहेंगे और आपकी बेटियां दरिंदगी का शिकार होंगी, पढ़ नहीं पाएंगी, आगे नहीं पढ़ पाएंगी और देश भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम सबके घरों की बेटियां बराबर एनर्जेटिक है, ऊर्जावान है। हम सबके घरों की बेटियां अगर उनको मौका मिलता है कम संसाधनों में प्रूव करके दिखाती हैं। मेरे गांव की मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश के इटावा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूं, चंबल एरिया पड़ता है। मेरे गांव की मैं पहली बेटी हूं जिसको 8th क्लास के बाद पढ़ने की परमिशन मिली। सोचिए अगर मैं वो जिद नहीं करती, वो लड़ाई नहीं करती, मैं कल्पना नहीं कर सकती थी, ना तो मैं निर्भया को जस्टिस दिला पाती, ना श्रद्धा के लिए लड़ रही होती, ना अन्य बेटियों के लिए लड़ रही होती। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जिस देश के अंदर अभी भी कहा जाता है कि देवियों की तरह हम तो पूजा करते हैं, नवरात्र का त्योहार मनाते हैं, मेरा ये मानना है कि हम लोगों को पूजने की जरूरत नहीं है, हमें बहुत सम्मान मत दो। अगर देना है किसी पिता को अपनी बेटी को दहेज के लिए पैसे एकत्रित ना करके, उसको गहने ना बनवा करके उसको शिक्षा का अधिकार दे दो। उसके गहने मत बनवाओ, उसको स्कूल में एडमिशन की फी दो, उसको दिल्ली पढ़ने भेज दो, उसको मुंबई पढ़ने भेज दो, विदेश भेज दो। देखना आपकी बेटी आपके बेटों से ज्यादा नाम करेगी और बुढ़ापे का भी सहारा बनेगी। मुझे नहीं लगता है किसी की कोई बेटी ससुराल से आकर के प्रॉपर्टी के लिए लड़ी होगी, लेकिन आप लोगों के बेटे 4 बेटे हैं तो चारों वो पिता की प्रॉपर्टी लेने के लिए लड़ते हैं। ये मुकदमे हम लोग कोर्ट में देखते हैं, बेटियां नहीं लड़ती हैं, लेकिन जब उसको पता चलता है वो तुरंत दौड़ करके आती है देखने के लिए। कंपैशन है उसके अंदर, करुणा है, भावुक है, वो सृजन करती है, कंस्ट्रक्टिव काम करती है, डिस्ट्रक्टिव नहीं। मैं कहती हूँ इस देश का सत्ता का संचालन अगर एक स्त्री के हाथ में आ जाए, करप्शन खत्म हो जाएगा, दुराचार खत्म हो जाएगा, अत्याचार खत्म हो जाएगा, इलेक्शन में बहुत ज्यादा बर्बाद होने वाला पैसा खत्म हो जाएगा, ये पूरा सिस्टम बदलेगा। और ये प्रूव करके दिखाया है जब सत्ता का संचालन किया। आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हम लोगों ने देखा पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री बनी, 2 टुकड़े कर दिए। उनका सपना था कि हम आकर के जोधपुर में नाश्ता करेंगे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोल रहे थे। इंदिरा जी ने उससे पहले ही प्लान कर दिया, घुटनों पे ला दिया और शिमला समझौता करवा लिया। लीडर से पूछ के हाथ में है तो ईमानदारी से काम करती है। उत्तर प्रदेश में मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, आप नोएडा में एंट्री करिए, देखिए स्ट्रक्चर, देखिए वहां के इंटर कॉलेज देखिए, वहां के मेडिकल कॉलेज देखिए, वहां का एक्सप्रेस वे देखिए। ममता बनर्जी की बात करें वेस्ट बंगाल में भिड़ जाती है, अकेले लड़ता है। जयललिता जी की बात करें, वहां पर उनको अम्मा सबसे बुलाया गया, सम्मान दिया गया। 5 रुपए की थाली में उस तमिलनाडु राज्य का कोई भी व्यक्ति खाना खा सकता है। ये सामाजिक कार्य है। पॉलिटिक्स को अगर आपने समाज सेवा का कार्य बना लिया तो आप समझ लीजिए इस देश का भी भला होगा, समाज का भी भला होगा। लेकिन वर्तमान की जो पॉलिटिक्स है, मैं देख रही हूं कि जो व्यक्ति एक बार सत्ता में आसीन हो गया, हुक एंड कुक करके, सत्ता का दुरुपयोग करके, कैसे भी करके हमेशा उसको गद्दी चाहिए, गद्दी पे बना रहना चाहता है। यह बहुत आवश्यक है कि इन चीजों का परिवर्तन होना तभी संभव है जब महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, चाहे वो पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन की बात हो। और मंच पर विराजमान उप मुख्यमंत्री जी से मैं एक निवेदन करती हूं, आप अपने हरियाणा में महिला सुरक्षा गारंटी अधिनियम इंट्रोड्यूस कर दीजिए। हमारे देश की किसी भी महिला को गारंटी नहीं दी गई है कि हम आपकी सरकार सुरक्षा लेती है, कोई परिवार गारंटी नहीं देता है, कोई समाज गारंटी नहीं देता है। प्रधानमंत्री जी से जल्दी मुलाकात होने वाली है। इस बिल को मैं पार्लियामेंट में पास करा करके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, या तो पार्लियामेंट के बाहर से या पार्लियामेंट में फ्यूचर में पहुंच कर। क्योंकि जो जेंडर पीड़ित है, शोषित है, उसकी आवाज अगर हम खुद नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। तो मैं चाहती हूँ यहाँ के उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि हरियाणा को पहला ऐसा राज्य बन जाए जो महिला सुरक्षा गारंटी अधिनियम पास कर दे। इसका पूरा परफॉर्मा मेरे साथ है, 10 साल से मैंने काम किया है, बालाराम सैनी भाई के माध्यम से आपके पास पहुंचेगा वो। मैं चाहती हूँ
कि एक्चुअल में अगर हमारे युवा पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, लोग मुख्यमंत्री है, वो वाकई में ऐसा काम करें जो मिसाल बने। ये आबादी जो महिलाओं की 50% है, आज भले ही इनके वोट का उपयोग करके इनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन मैं इस दावे के साथ कहती हूं, इस देश के फ्यूचर में ये महिलाएं जागृत होंगी और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि 10 साल 20 साल तक कोई पुरुष पावर में नहीं आ पाएगा, अगर ये अवेयर हो गई, अगर ये जागरूक हो गई। क्योंकि हम लोग बटे हुए नहीं है, हमारी लड़ाई जेंडर की लड़ाई है, हमारे शोषण पीड़ित वंचित रहने की लड़ाई है। और ये लड़ाई अगर यूनाइट होकर के इस देश की महिलाओं ने लड़ ली, तो पुरुष तो अपनी पार्टी बना करके 10 पार्टी बनी हुई लड़ाई लड़ते रहिए, हमारी एक ही पार्टी होगी, हम लोग पार्लियामेंट में बैठेंगे, कभी बिल पास करवाने की भी बात नहीं करेंगे। आप लोग करेंगे ना ऐसा? हाँ बताइए सब। देखिए, और यहाँ पर देखिए डिस्क्रिमिनेशन, देखिए भेदभाव, कि जब महिलाओं की सत्ता देने की बात आई तो आप लोगों के हाथ नहीं उठे। चोरी से यहाँ कह रहे आप लोग। मेरा ये मानना है, ये लड़ाई दो ग्रुप की नहीं है, ये लड़ाई इस समाज में इक्वलिटी की है, ये लड़ाई इस देश के डेवलपमेंट की है। एक परिवार में अगर 4 भाई हैं और चारों अगर शिक्षित है, आगे बढ़ रहे हैं, और 4 बहनें भी हैं, तो सोचिए वो 4 बहनें भी अगर आगे बढ़ेंगी तो वो परिवार बहुत ज्यादा आगे जाएगा। ये लड़ाई बस इतनी सी है, उसको घूंघट उड़ा देने से उसके अधिकार कम नहीं हो गए। और ये प्रूव किया है भारत ही नहीं, विश्व की महिलाओं ने प्रूव किया है। ओलंपिक गेम हुए, हमारे बेटे जब मैं निकलती हूं देखती हूं कि हर नुक्कड़ पर खड़े चर्चा कर रहे हैं। हमारे बेटे खेत में मैदान बना करके खेल रहे हैं, लेकिन बेटियां कहीं खेलती नजर नहीं आती हैं। और जैसे ओलंपिक में हम टीवी खोलते हैं, देखते हैं देश की बेटी ने इसमें जाकर के सानिया मिर्जा ने गोल्ड मेडल जीता, साइना नेहवाल ने जाकर के कांस्य पदक जीता। ये ऐसी बेटियां हैं जिनके जन्म पर सानिया मिर्जा के नेहा के जन्म पर उनकी दादी रोई थी। जिन बेटियों के जन्म पर रोया जाता है वो बेटियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहरा रही हैं। और ये भागीदारी अगर पॉलिटिकली जिम्मेदारी मेरे भाइयों की है, मैं तो आज ऐसे महापुरुष को नमन करती हूं, महात्मा ज्योतिबा फुले जी को, कि जिन्होंने करीब 2.25 साल पहले जब समाज किसी स्त्री को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहा था, उन्होंने वो हिम्मत जुटाई। तो आज उस समाज के फॉलोअर, उनको पूजने वाले लोग, उनको मानने वाले लोग, उनको तो लगता है कि मुझे अपने से ज्यादा अपनी स्त्री को आगे कर देना चाहिए। अगर ये भावना आपके अंदर है, डेफिनेटली आपका परिवार, समाज प्रगति के पद पर आगे बढ़ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, जैसी वर्तमान की पॉलिटिक्स चल रही है, चलती रहेगी, हम यूनाइट नहीं होंगे, हम टिकट दूसरे लोगों से मांगते रहेंगे और हम ये भी कहते रहेंगे हमारी संख्या ज्यादा है, हमारा वोट ज्यादा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मानव साहब कांशीराम जी कहते थे, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन इस पर यह विचार करने की जरूरत है कि हमारा वोट जा कहां रहा है और राज उनका चल क्यों रहा है। देश की 80 से 85% आबादी अभी भी बेसिक चीजों से वंचित है, शोषित है, पीड़ित है। ये संसाधन, ये मेरी कोई रिपोर्ट नहीं है, ये आरबीआई की रिपोर्ट होती है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट होती है कि किसी भी देश की पूंजी, भारत की पूंजी 10% पूंजी 90% लोगों के हाथ में और 90% पूंजी 10% लोगों के हाथ में। उसका कारण ये है कि एक व्यक्ति अगर एक बार पूंजीपति बना तो वो ही डेवलप करता चला जाएगा। एक व्यक्ति अगर एक खानदान में प्रधानमंत्री बना तो सदियों तक हमने पूजने की प्रथा बना ली। अगर कोई मुख्यमंत्री बना तो उसको पूजने की, हम व्यक्तिवादी हो गए, हम व्यक्ति की पूजा करने लगे और समाज को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, भूल गए। ये भावनाएं बदलनी होगी। किसी भी देश के अंदर व्यक्ति पूजा नहीं होती है। अमेरिका को उठा करके देख लीजिए, जब से ओबामा जी सत्ता से बाहर हुए हैं, कोई और दूसरा राष्ट्रपति आया, उनकी आप फोटो नहीं देखेंगे, उनको संसाधन भी आप लेते हुए देखेंगे। लेकिन मेरे देश के अंदर
इतने संसाधन पॉलिटिशियन को, इतनी व्यवस्थाएं दी जाती कि हमारे लोगों की जो कैपिटल है, जो पूंजी है, जो टैक्स का पैसा है, उसी में बहुत बर्बाद हो रहा है। ये पॉलिटिकल चीजें आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बात यहाँ पर देश के विकास की हो रही है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं हो रही है। ये बहुत आवश्यक है। और साथ में ही मैं आप सभी लोगों से एक बात अनुरोध करना चाहूंगी कि आप लोग अगर चाहते हैं कि ये समाज विकास करे, ये देश विकास करे, आपका हरियाणा राज्य विकास करे, तो आप अपने घर की बेटियों को आगे निकालिए। माता सावित्रीबाई फुले जी की जो जयंती मनाई जा रही है आज, उसकी तभी सार्थकता सिद्ध होगी। अन्यथा सत्ता का परिवर्तन होता रहेगा, सिस्टम जैसा का तैसा बना रहेगा और सिस्टम से लोग शोषित, पीड़ित, वंचित बने रहेंगे और शिकायतें करते रहेंगे। तो ये शिकायतें तभी खत्म होंगी जब आप खुद सत्ता में आसीन होंगे स्ट्रेटजी बना के। जय हिंद, जय भारत।